या फेसबुक लाइव स्टार्टेड आचार्य। धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। आयुर्वेद के वर्ग में वापस दीपावली के बाद फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आयुर्वेद समझने के लिए हमने प्रकृति की बात हम देख रहे थे, उसका थोड़ा पुनरावर्तन आवश्यक है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें ऐसी है जो सूक्ष्म है। तो इसके लिए आप पुनः पुनरावर्तन थोड़ा रिवीजन कर दीजिए। कफ प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ वात, पित्त वात और कफ पित्त वात, ऐसे 6 प्रकार और सम प्रकृति, ऐसे 7 प्रकार की प्रकृति के बारे में हमने पहले देखा था। उसकी हमने पीडीएफ भी आपको भेजी है स्लाइड्स की ग्रुप में। और बाद में मानस प्रकृति होती है, वो 7 प्रकार की सत्व प्रकृति, 6 प्रकार की रजस प्रकृति और 3 प्रकार की तमस प्रकृति, ऐसे करके 7, 6 और 3 करके 16 मानस प्रकृतियों का भी वर्णन हमने किया था। वो अभी बाकी है। सत्व प्रकृति को ही हम देख रहे थे कि वो 7 प्रकार के कौन सी सत्व प्रकृति होती है। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा प्रकृति का विवरण देख रहे थे। जितना प्रकृति को हम ज्यादा समझ पाएंगे, उतना हमको रोगों को, विकृति को समझना आसान रहेगा, दोष को समझना आसान रहेगा, दूष्य को समझना आसान रहेगा। तो हम आसानी से उसको सीख कर, अनुमान करके हम बहुत कुछ ज्ञात कर पाएंगे कि किस प्रकार का रोग है, उसके लिए कौन सा दोष हमको बड़ा है, कौन सा घट गया है, किसके लक्षण है, वो सारे हमको पता चलेंगे। इसके लिए प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रकृति का ज्ञान होने से हमको प्रकृति के लक्षण, उसके विकृत होने के लक्षण, ये सारा कुछ हमको समझ में आता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो प्रकृति का ज्ञान इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रकृति कौन सी है। तो 7 प्रकृति हमने देखी थी। मानस प्रकृति में हमने भी ब्राह्म सत्व देखा था, पहला ही जो सत्व है। आर्ष सत्व भी देखा था, आपको थोड़ा याद हो तो ब्राह्म सत्व वो एक मानस प्रकृति की बात कर रहे थे कि सर्जन जो मन कैसा है उसका, एक तो हो गई शरीर की प्रकृति और दूसरी हो गई मन की प्रकृति। तो वो प्रकृति के भी लक्षण दिए गए हैं कि प्रकृति के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कैसा होगा, कैसा है। तो इसके लिए ब्राह्म सत्व की बात सबसे पहले आई थी, जो सर्जन करता है कुछ। तो जिसका सर्जन सामान्य सर्जन नहीं होकर विलक्षण सर्जन होता है, वो प्रायः करके ब्राह्म प्रकृति वाले लोग होते हैं, जिसका विशिष्ट सर्जन ये दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए होता है, तो जिसमें प्रतिभा होती है। तो सात्विक प्रकृति तो है ही, लेकिन उसमें भी सर्जनशीलता होना वो बहुत ही ये कहते हैं कि यूनिक है। वो बहुत ही कम मिलता है ऐसा ब्राह्म सत्व वाला व्यक्ति। आर्ष सत्व माने व्यवस्था चलाने वाला, जो गुण व्यवस्था चलाने के लिए चाहिए, तो वो गुण उसमें होते हैं। वो आर्ष अर्थात होता है ऋषि सत्व वाला। याम सत्व तीसरा है, अर्थात अनुशासन करने वाला, अनुशास्ता। तो सबके बस की बात नहीं है कि जो अनुशासन कर सके। सजा सब कर सकता है, पनिशमेंट सब कर सकते हैं, लेकिन अनुशासन अर्थात काम लेने की कला हो और कंट्रोल में रखने की जिसके पास कला हो, वो अनुशासन, यम अनुशासन उसका यम कहलाता है। तो ज्यादातर जो राजनेता होते हैं या ऐसा कुछ, ऐसे तो वो राजसिक होते हैं, लेकिन उसमें भी जो सत्व होता है वो इस तरह का सत्व होता है, यम सत्व। ये इसके लिए जरूरी है क्योंकि होम्योपैथिक में भी आप देखेंगे तो पेशेंट हिस्ट्री ली जाती है पूरी की पूरी। उसमें हर एक आदत का, हर एक उसके सपने का, हर एक प्रवृत्ति का उसमें बताया जाता है कि आप
क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, क्या करते हो, नींद कैसी लेते हो, जगते कैसे हो, आपके मित्र है नहीं है, क्या अच्छा लगता है, किस वातावरण में अच्छा लगता है, विचार कैसे आते हैं, क्या करने का मन होता है। ये सब बहुत सारे प्रश्न जैसे होम्योपैथी में इसके लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके लिए उस की दर्दी की जो पेशेंट होता है उसकी प्रकृति निश्चित की जाए और उसके बाद उसकी दवाई निश्चित की जाए। तो डॉक्टर हेनीमैन ने जो होम्योपैथी में ये शोध की है, सालों पहले यही बात आयुर्वेद में आई है। तो आयुर्वेद में केवल कफ, वात और पित्त का ही वर्णन नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार कितने कितने विचारों से भी रोग होते हैं और कोई कोई पेशेंट जल्दी से जल्दी रोग मुक्त हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में ये विचारणा की गई है कि उसके लिए अलग अलग सत्व बताए गए हैं, अलग अलग राजसिक प्रकृति वाले, अलग अलग तामसिक प्रकृति वाले बताए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर रोगों का संबंध इसके साथ है। क्यों इसके साथ है उसका मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा हर एक विचार, आपने सोचा नहीं होगा कभी भी, लेकिन हमारा हर एक विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्टिम्युलेट करता है और उससे अंतःस्राव निकलते हैं। वो अंतःस्राव जो होता है उसको आज की परिभाषा में जो अंतर की तरफ स्राव होता है ग्रंथियों का, उसको हार्मोन कहा जाता है। और उसका एक बहिस्राव भी होता है, लेकिन अंतःस्राव को हार्मोन कहा जाता है। ऐसे अलग 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 ग्रंथियां बहुत सारे स्राव करती है और वो स्राव जो होता है अंतःस्राव, वो हार्मोन कहा जाता है। और ऐसे अनेक 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 स्रावों के द्वारा हमारा जीवन चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले ले थायराइड की बात, तो वो जैसे चूलिका ग्रंथि बताई है आयुर्वेद में, अवटू ग्रंथि भी उसको कहते हैं, जिसको थायराइड ग्लैंड ग्लैंड कहते हैं आज के टर्म्स में। अब उसमें T4 और T3 जिसको कहते हैं हम हॉर्मोन्स, वो अंतस्राव में T4 और T3 पाया जाता है। तो अब थोड़ा व्यक्ति क्रोधी हुआ, थोड़ा चिंतित हुआ, व्यग्र हुआ, वो परेशान हुआ कि ये हार्मोन जो ये अंतस्राव होते हैं उसमें गड़बड़ी होती है, वो बराबर और रिदम से नहीं हो पाते। ऐसा बार बार होने पर उसका पूरा का पूरा तंत्र है, रिदम है, वो ब्रेक होती है। इसके लिए क्या होता है, वो स्राव बराबर नहीं होता है, तो या तो अधिक होने लगता है या कम होने लगता है। तो यदि अधिक हुआ तो हम उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, कम हुआ तो हाइपो कहते हैं। अब ये एक सामान्य बात है, लेकिन कितना गंभीर रोग ये कर देते हैं, वो मिटता ही नहीं। उसके कारण पूरे शरीर या तो फूलने लगता है या वीक होने लगता है कोई कारण बिना, और इसके कारण दूसरे अनेक रोग हो सकते हैं। ये तो मैंने एक ग्रंथि की बात बताई। ऐसी ही दूसरी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। उसमें TSH नाम का हार्मोन आपको पता है कि वो भी थायराइड पर असर करता है। उसके विचार से ही कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, लेकिन उसमें मानो कि एक इच्छा हो गई, और केवल मनुष्यों में नहीं, पशुओं में भी आप देखिए, केवल क्या होता है, एक सेक्स की इच्छा हुई किसी को भी, तो क्या होता है, पूरा का पूरा शरीर आंदोलित हो जाता है। पशु का भी हो जाता है। जनन इंद्रिया होती है, वो पूरा का पूरा स्टिम्युलेट हो जाती है, या उसके ऊपर एक प्रकार का दबाव आ जाता है, एक प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, उत्तेजना देखने को मिलती है। ये किसने किया? ये अंतस्राव ने किया, एक विचार ने किया, और वो विचार चले जाने के बाद पूरा हो जाता है। तो कितना उसका प्रभाव होता है आप देख सकते हैं, पूरे शरीर पर प्रभाव होता है, श्वासोश्वास पर प्रभाव होता है। तो ऐसी अंतस्रावी ग्रंथियों पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो विचार का प्रभाव होता है, वो मन का प्रभाव होता है। इसके लिए आयुर्वेद केवल स्वस्थ वृत्त में नहीं मानता है, सदवृत्त में भी मानता है। आयुर्वेद का जो स्वस्थ वृत्त है वो सदवृत्त के बिना अधूरा नहीं है, जीरो है। सदवृत्त यदि नहीं है व्यक्ति में तो स्वस्थ वृत्त का कोई परिणाम देखने को नहीं मिलेगा।
सदवृत्त अर्थात विचार, वृत्ति, ये जब तक व्यक्ति में नहीं है तब तक व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ नहीं रह सकता है। क्योंकि स्वस्थ रहना केवल हम आहार करते हैं, केवल हम पानी पीते हैं, दवाई खा लेते हैं, इसके ऊपर केवल निर्भर नहीं है। हमारे विचार कैसे, हमारी जीवनचर्या कैसी, हमारी वृत्ति कैसी है, इसके ऊपर भी स्वास्थ्य टिका है। इसके लिए आयुर्वेद ने ये ग्रंथियों का वर्णन हजारों साल पहले के ग्रंथ में कर दिया है। इसके नाम नए लगते हैं आपको, जैसे थायराइड ग्लैंड है, लेकिन हजारों साल पहले उसको ग्रंथि को पहचान लिया था कि ये ग्रंथि का नाम अवटु ग्रंथि है, चूली का ग्रंथि उसका नाम है। उससे होने वाले अंतस्राव का नाम आज उसको T4 T3 नाम देते हैं। अवटु का अंतस्राव कहा जाता है उसको, अंतस्राव को, तो वो अंतस्राव का भी नाम दे दिया है। बहिस्राव भी होते हैं, उसके भी वर्णन किया गया है। और ऐसे अनेक ग्रंथियों में ग्रंथियों का वर्णन किया गया है। अग्न्याशय है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। तो वो सारा का सारा जो अंतस्रावों का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो पूरी व्यवस्था है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा विचार काम करता है। और विचार के सबसे ज्यादा प्रकृति काम करती है कि वो प्रकृति वाले व्यक्ति ऐसे ही विचार करेंगे, ऐसी प्रकृति वाले व्यक्ति ज्यादातर ऐसे विचार करेंगे। हाँ, वो पुरुषार्थ करके बदल सकते हैं, लेकिन जनरल ऐसे विचार हो सकते हैं। तो इसके लिए मानस प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि उसका बदलाव वहां करना है। और आज यदि आयुर्वेद के सदवृत्त का पालन होने लगे तो ब्लड प्रेशर में, थायराइड में, डायबिटीज में, इवन कैंसर तक के रोगों में उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव होगा। यदि हमने सदवृत्त का पालन, स्वस्थ वृत्त का पालन आयुर्वेद की दृष्टि से किया, क्योंकि वो सूक्ष्म पर होता है, कोई दवाई उस पर इतनी काम नहीं करती है जितना विचार काम करता है। तो इसके लिए उसको समझना है। नहीं तो लोग पूछते थे कि ये इतनी सारी जरूरत क्या है, मतलब सत्व की, इतने प्रकार के सत्व, इतने प्रकार के ये, इतने प्रकार, ये अर्क ले लिया पुनर्नवा का, सूजन हो गई तो, भूख नहीं लगी तो गोमूत्र का अर्क ले लिया, और कुछ कैंसर बेंसर हुआ तो 3 अर्क मिलाकर ले लिए। इसमें क्या है बड़ी बात? लोगों को ऐसा लगता है कि ये दवाई इसके लिए, ये दवाई इसके लिए, इतना नहीं है। हर एक दवाई का एक विधि विधान है, एक कार्य करने का एक सिस्टम है, और शरीर ने में भी बिगाड़ होने का भी एक तरीका है। वो उसी रिदम से शरीर धीरे 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 बिगड़ता है और उसी रिदम से फिर ठीक होता है। कोई कोई एक दवाई से केवल ले लिया तो चलेगा ऐसा नहीं, वो तो लेनी ही है, साथ में परस का भी पालन करना है, साथ में ये सीखना भी है, वो जानना भी है, ताकि हम स्वस्थ रह पाए और अनेक रोगों से हम बच पाए सदवृत्त का पालन करके। इसके लिए आयुर्वेद में मैंने बताया, सदवृत्त का पालन करने का बताया है। इतना महत्व हमको समझ में आए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और जब जब मैं मॉडर्न साइंस के ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो खास करके ऐसे ग्लैंड्स के अलग अलग वर्णन आते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि जो सालों पहले मैं जो आयुर्वेद में पढ़ा, शारीर स्थान पर अलग 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 स्रावों का वर्णन, अलग 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 ग्रंथियों का वर्णन उसी तरह से मॉडर्न साइंस में किया गया है, बस केवल नाम अलग है। तो वर्षों वर्षों साइंटिस्ट जहां शोध करके पहुंच गए, उसी का वर्णन ऋषि मुनियों ने इतने तक किया, नहीं तो उसको कैसे पता कि इसकी औटू नामक भी कोई ग्रंथियां होती है, और वो ग्रंथि में से भी कोई स्राव निकलता है, और वो स्राव यदि जल्दी निकले तो सूजन आ जाती है, और आज देखने को मिलता है, आज हमने नाम दे दिया थायराइड का, और उसके कारण शरीर में अव्यवस्था खड़ी होती है। तो वो उसको कैसे पता चल गया?
चलिए बाहर के अंगों का तो पता चले, अंदर के अंगों का पता चले, लेकिन ग्रंथियों का कैसे पता चले, अंतःस्राव का कैसे पता चले। तो ये पूरी की पूरी सूक्ष्म जो दिव्य ज्ञान से देखी गई वस्तु है, उसके ऊपर एक एक औषधियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मानसिकता जाननी आवश्यक रहती है, नहीं तो कोई कोई लोगों के रोग उस मानसिकता के कारण नहीं मिटते हैं। आप में यदि श्रद्धा का स्तर कम है तो वही चिकित्सा आपको कम असर करेगी। यदि आप में श्रद्धा ज्यादा है तो चिकित्सा फास्ट असर करेगी आपको। एक रोगी है, दोनों को रोग एक सरीखे रोग है, लेकिन एक दवाई लेता है और दूसरा भी लेता है, एक पूरी श्रद्धा के साथ लेता है। एक लिया तो लिया, ठीक है, ऐसा लेने के लिए लेता है, छोड़ भी देता है, लेता भी, मतलब उतनी श्रद्धा से नहीं लेता है। एक का रोग जल्दी ठीक होगा, एक का नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धा यहाँ पर काम करती। क्योंकि यहाँ मानसिक प्रकृति मैंने इसलिए पहले वर्णन जरूरी है। ये केवल फिजिकल यदि इफेक्ट करती कि दवाई ले ली और असर हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये विचार की बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए मानसिक प्रकृति जाननी आवश्यक है। और इसका वर्णन सुश्रुत ने दिया है कि कोई विष बिना का सर्प काटे, जिसमें विष नहीं है ऐसे भी सर्प है, राजीमान, दर्वीकर, कुंडली, मंडली, ऐसे बहुत सारे सर्पों का वर्णन, 5 प्रकार के सर्पों का वर्णन सुश्रुत में किया गया। तो जिसमें विष नहीं होता है वो सर्प भी यदि काटे, और वो सर्प, वो व्यक्ति यदि ऐसा विचार कर ले कि ये मुझे काटा है, वो कोबरा है, कोबरा जैसा लगता हो, तो उसको उसमें तो विष नहीं है, खुद के शरीर में भी खून में विष नहीं है, लेकिन वो शंका विष उसको कहा जाता है। वो जो शंका है वो उसके पूरे शरीर में विष को उत्पन्न कर देगा। और वो जिस विषय की शंका होगी, मतलब उसको ऐसा लगेगा यदि कि मुझे कोबरा ने काट लिया, तो कोबरा का विष शरीर तैयार कर देगा। और यदि ऐसा रहेगा उसको कि नहीं, मुझे तो ये इस प्रकार के सर्प ने काटा है, राजीमान सर्प ने, तो राजीमान सर्प का विष शरीर तैयार कर देगा। कितनी ताकत विचार में होती है, आप देखिए। और कोई फैक्ट्री उसका विष नहीं बना सकती है, कोई फैक्ट्री नहीं है जगत में। जैसे खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसे राजीमान वगैरह जो सर्प होते हैं उसके जैसे जहर बन सकते हैं, लेकिन वो जहर बन नहीं सकता है किसी का, वो कुदरती बना सकती है। जैसे हमारे शरीर का खून है, वो कोई फैक्ट्री बनना नहीं सकती है, हमारा शरीर बना सकता है। उसी तरह से वो जहर भी कुदरत ही बना सकती है, उसको कोई भी फैक्ट्री नहीं बना सकती, उसके जैसा बना सकती है, लेकिन वो जहर नहीं बना सकती। लेकिन वो हमारा शरीर बना देता है। जो सर्प बनाता है, सर्प के शरीर में बनता है, वो हमारे शरीर में बन जाता है, क्यों? विचार से बन जाता है। उसको गहराई में ऐसा लग गया कि मुझे इस सांप ने काट लिया तो मैं जीने वाला नहीं हूं, तो उसके शरीर ने चालू कर दिया विष बनाना। अब देखिए, मन ने ऑर्डर दे दिया कि ये हुआ, मन ने मान्यता कर दी, शरीर ने उसके अनुरूप कार्य शुरू कर दिया। ये मानसिक प्रकृति प्रवृत्ति क्या होती है, इसके लिए आयुर्वेद में विचार का बहुत प्राधान्य दिया गया है। इसके लिए चाहे हमको अच्छा हो न हो, लेकिन श्रद्धा हमारी औषधि पर यदि टिकी रहे तो आज नहीं तो कल वो औषधि हमको अच्छा करने लगती है। वो औषधि का प्रभाव हमारा शरीर स्वीकार करने लगता है, उसी औषधि का प्रभाव। क्योंकि यदि शंका विष में ऐसा बताया गया है और ऐसा देखा गया है, और कोई मॉडर्न साइंटिस्ट और जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इस बात का, सुश्रुत की इस बात का विरोध नहीं कर सकता है। वो भी इस बात से सहमत है। सहमत नहीं है, उल्टा वही ये बात को भी प्रेजेंट करते हैं। ऐसे प्रयोग रशिया में बहुत हुए हैं, बाहर के देशों में बहुत हुए हैं ऐसे, कि उसको अलग प्रकार का चूहा कटवाया और उसको सांप दिखाया, तो उसको जो जहर चढ़ा वो सांप का था, चूहे का नहीं था।
क्योंकि उसने देखा, वो मान लिया, उसने क्या सांप गया है तो सांप ही मुझे काटा है। और थोड़ी देर के बाद जब उसका खून लिया गया, उसमें जहर निकला, और उसी सांप का निकला जो उसने देखा था, मतलब उस जाति का है। तो ये कितनी ताकत मन में है। इसके लिए आयुर्वेद में ये मानसिक प्रकृतियों का वर्णन किया है, क्योंकि जैसे 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 हम समझते जाएंगे, उतना उतना हम मानसिक रूप से भी किस तरह से विचार करना है वो भी हम देखते जाएंगे, तो बहुत सारे रोग हमारे ठीक हो सकते हैं। इवन मेडिकल साइंस ने भी जो असाध्य रोग सिद्ध किए हैं कि ये रोग मिट ही नहीं सकता है, वो भी मन की शक्ति से मिट सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए वो तैयार होना चाहिए। हमने दो ऐसे देखे हैं पेशेंट कि एक को जो कहे वो डीप बिलीव करते हैं वो लोग कि नहीं, इससे मेरा रोग मिट ही जाएगा, तो उसको मिट जाता है। लेकिन बार बार शंका करते हैं, बार बार कुशंका करते हैं, तो उसके रोग मिटने में बहुत देर लगती है। वो चाहे कोई भी पथी का मरीज हो, वो ट्रीटमेंट करने वाला कोई भी पथी का डॉक्टर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला तब मन का हो जाता है। सुवर्ण प्राशन के बारे में भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन्होंने पूछा नहीं पूछा, वो कि भाई इससे बालकों को क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा वो असर करेगा, इसमें ही रह गए जो लोग। तो उसको क्या है, वो तो लेते नहीं लेते, वो करते 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 वहां तक। और जिन्होंने प्रामाणिकता से श्रद्धा के साथ लिया, उसके हम हरेक प्रदेश के उदाहरण दे सकते हैं। हरेक प्रदेशों में कल्पनातीत लाभ हुआ उसको कि चलो ये है तो पक्का ये लाभ करेगा ही। तो इसका कारण हमने इसका कारण देखा, और सुश्रुत मुनि ने बताया कि ये मन की प्रकृतियों का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। इसके लिए मैंने अभी 3 प्रकृति की बात की। आप थोड़ा उसके ऊपर गंभीरता से विचार करें, और जो जो चिकित्सक लोग जुड़े हैं यहाँ पर, वो भी अभी चिकित्सा को इस तरफ मोड़े। केवल हम द्रव्य से चिकित्सा करते थे, लेकिन विचार का महत्व आयुर्वेद में बताया सबसे पहले। तो अभी जैसे 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 मेडिकल साइंस आगे जा रहा है, वो भी स्वीकार कर रहा है कि विचार का बहुत बड़ा रोल है हमारी बीमारी ठीक होने में। हमारे विचार का बहुत बड़ा रोल है। और अब हो सकता है कि हॉस्पिटल में एक ऐसा कमरा रखा जाए विचार का, जिसमें केवल वो सूचन देता हो, जिसमें केवल वो बताता हो कि आपका रोग ठीक हो जाएगा, वो अच्छा वर्तन करता हो। सुश्रुत ने ऐसे वर्णन किया है कि एक वैद्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक वैद्य जो होता है वो किस प्रकार के स्वभाव का होना चाहिए। वो मिलिट्री मैन जैसा होना चाहिए, वो जड़ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। उसकी भावना कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन किया गया है। अब वास्तव में तो रोग की बात है, तब तो दवाई देने वाला कोई भी है तो चलेगा, पड़ी पैकेट बांध कर दे देगा। आज तो कंपनी की दवाई मिलती ही है। उसको कहाँ आपने डायरेक्टर को देखा है, कहाँ सीईओ को देखा है, कहाँ फाउंडर को देखा है? आज हो ही रहा है ना च्यवनप्राश, या कोई भी दवाई मिल ही रही है ना। लेकिन आयुर्वेद कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं कि इसका प्रभाव होता है। जितना वो कर्तव्य परायण होगा, अपने कर्तव्य पर होगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो वो रोगी के ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ता है, और वो रोग के ऊपर बहुत ही उसका प्रभाव होता है। तो खास करके जिस रोगों को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, वो आयुर्वेद ने ही बताए हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें देर लगेगी। वो जादू की छड़ी नहीं है कि आज दिया कल नहीं। उसमें कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं रोग में। तो इसके लिए वो भी धीरज रखे। अभी हमारी क्या है, पेशेंस चली गई है। हमको भी बहुत लोग बोलते हैं, हम कहते हैं कि 6 महीना होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा ये रोग ठीक होने, क्योंकि वो उतना लिख कर गए, उतना होगा, तो लोग धीरज नहीं रख पाते। तो ये एक बहुत आवश्यक है
कि वो रोगों की गंभीरता समझकर उसको थोड़ा समय दे, और वो समय तक हम स्वस्थ वृत्त का, आयुर्वेद के नियमों का, उचित औषधों का हम उपचार करते रहे। तो इतनी बात थी आज। और 4 प्रकार की प्रकृति को वर्णन बाकी है, वो हम आगे के सत्र में करेंगे। राजस प्रकृति का भी वर्णन बाकी है, वो भी करेंगे, और तामस प्रकृति का वर्णन भी। लेकिन क्यों करना है वो मैंने आज बता दिया आपको, कि इतना प्रभाव हमारे रोगों के ऊपर है, और हम अभी वो प्रयत्न कर रहे हैं ऐसी औषधियों से कि ये ग्रंथि के अंतस्रावों पर जो जो विशेष औषधियां असर करती है, वो विशेष औषधियों को लेकर उसकी चिकित्सा की जाए, और साथ में दूसरी चिकित्सा जोड़ी जाए जो विचार करते हैं। तो आज के समय में जो ये समस्याएं है, थायराइड की है, या ब्लड प्रेशर की है, या इंसोमेनिया की है, या फिर टेंशन की है, अवसाद की है, चिंता की, व्यग्रता की, और उसके कारण हमारे में जो तकलीफें होती है, समाज पूरा जूझ रहा है विभिन्न प्रकार के रोगों से, तो इसका निवारण हम ये औषधियों से कर सकते हैं। तो ये मैंने इतनी बात की। तो अभी प्रश्नोत्तरी रखेंगे, और राजेश्वर राव जी को कहूंगा कि कुछ उसको उनको कुछ बताना हो तो वो बताएंगे। इधर हम प्रश्नोत्तरी लेंगे, नहीं तो। बहुत जी बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, हम्म, अभी आचार्य जी का जो है, हम लोग 3 से 5 बजे तक जो टाइम दिए हैं, तो उसमें बहुत काल सारे है, और आचार्य जी का टाइम भी, हम लोग आचार्य जी को फ्री करने से, आचार्य जी को बुक्स लिखना है वैदिक कृषि के ऊपर और बाकी आयुर्वेद के ऊपर, और छोटे जी छोटे हर एक बीमारी का वीडियोस भी बनाना है, तो हम पूरा देश के लिए जो है ये जरूरी है, तो इसलिए जो है ये टाइम भी हम लोग गूगल फॉर्म्स बनाए थे। गर्भ संस्कार के ऊपर जो भी प्रेग्नेंट रिलेटेड इश्यूज के लिए अलग गूगल फॉर्म होगा, और बाकी जनरल डिसीज के लिए गूगल फॉर्म होगा। तो ये 2 गूगल फॉर्म जो है आचार्य जी बनाए हैं, फॉरवर्ड करेंगे मुझे, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करता हूँ, आप फिलअप करना है। उसमें शायद अपलोड भी होगा ना आचार्य जी, वो रिपोर्ट्स अपलोड भी ऑप्शन होगा ना? हाँ हाँ, रिपोर्ट्स उसके साथ जोड़ सकते हैं। और उसके बाद हम लोग हर बार मिलते हैं तो उसकी चर्चा करेंगे। और मेरा समय अभी माने तो चिकित्सा का हफ्ते में 2 दिन आप फोन कर सकते हैं मुझको, लेकिन गूगल फॉर्म भरे हुए व्यक्ति ही फोन करे। पहले गूगल फॉर्म भरे, उसके बाद हम देख लेंगे, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। बराबर है ना? यस आचार्य जी। जी। तो क्या है कि उसको ज्यादा फोन पर बताना ना पड़े कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये, हमने पूरा का पूरा उसका स्टडी कर लिया होता है। और कभी कभी क्या होता था कि लोग अभी फोन किया, अभी बताया कि मुझे हेडेक है, फिर बोला कि अभी थोड़ा मुझे पसीना भी आ रहा है, थोड़ा वो भी हो रहा है, थोड़ा वो भी हो रहा है। मैंने सुना, उसकी दवाई उसके ऊपर नोंद कर दी, हो गया तुरंत। फिर 5 मिनट के बाद हुआ कि मेरा एक ऑपरेशन भी हुआ है, और तब से मुझे ये तकलीफ है। मैंने वो भी सुन लिया। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो भी हुआ कि मैं दवाई भी अभी आयुर्वेद की लिया था, लेकिन 2 महीना खाया, फर्क नहीं पड़ा है। तो इसके कारण क्या होता था कि कोई एक व्यक्ति का 3 बार हमको वापस रिफर करना पड़ता था। ये बार छोड़ देता था, लेकिन बाद में फिर फोन करता था कि मैं ये कहना मुझे रह गया। ये व्यवस्था इसके लिए की कि आप शांति से गूगल फॉर्म भर दीजिए, जितनी माहिती आप अधिक लिख सकते हैं उसमें लिख दीजिए। बराबर है? फिर हम इतनी शांति से यहाँ देख लेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़े तो हम कॉल कर देंगे। मेल आपका मिल गया है, और आपको तुरंत सामने लगभग हफ्ते में आपको मेल मिलेगा, आपकी दवाई का पूरा लिस्ट मिलेगा, और वो दवाई आपको किस तरह से लेनी है वो भी। उसमें कोई प्रश्न है तो फिर आप फोन कर सकते हैं। ये बराबर है सबको? यस आचार्य जी। जी। यस आचार्य इसमें जी, कोई इसके टाइम प्रश्न रह गया होगा तो आप फोन अवश्य कर सकते हैं, लेकिन बस इतनी बात के लिए ही। बाकी का आपको जो मैटर है वो आपको अपने गूगल फॉर्म में लिख देना है, ताकि हम यहाँ पर वैद्य लोग और हम लोग उसको ले सके। जी। जी। तो ये में। व्यवस्था अच्छी होगी, आपका पूरा यहाँ पर डेटा रहेगा। आप कभी भी कहेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, तो आपका यहाँ पर रहेगा फॉर्म।
तो ये पूरा पूरा हमारा एक अच्छा काम होगा, मतलब उस तरह से। यस आचार्य जी। और गुरुकुल का भी एक गूगल फॉर्म बनाएंगे बोल के गुरुकुल। हाँ, जिनको अभी एडमिशन लेना है बच्चों को, वो जो लोग अभी तक आए नहीं है गुरुकुल में एडमिशन के लिए, तो उनके लिए हमने व्यवस्था की है। वो भी कल आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा गुरुकुल प्रवेश का। तो वो प्रवेश के लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, सीधा वेबसाइट से भी आप भर सकते हैं sanskritigurukulam.com से। तो वो सीधा का सीधा हमको यहाँ मिल जाएगा। वेबसाइट पर ऑलरेडी फॉर्म है, लेकिन वो तो भी मैं राजेश्वर राव जी को मैं भेज दूंगा। वेबसाइट पर गुरुकुल के प्रवेश का गूगल फॉर्म है। तो अब कोई व्यक्ति व्हाट्सएप नहीं करेगा, क्योंकि उससे ढूंढना तकलीफ हो जाती है, हमको बहुत दिन हो जाते हैं। तो पूरा गूगल फॉर्म से ही वो लोग रजिस्टर करवाएंगे, ताकि हर एक व्यक्ति का फॉर्म हमको मिल जाए। बराबर है ना राजेश्वर जी? यस आचार्य जी। तो जी ये एक इसमें जो है ये आप गूगल फॉर्म के थ्रू जो है पूरा डिटेल्स लिख सकते हैं, तो ये आसान होगा हाँ आचार्य जी। टाइम भी बचेगा हाँ, हमारा। हमारे लिए वो आसान हो जाएगा, और आपका कांटेक्ट करना भी आसान हो जाएगा आपको। और अभी शिविरें शुरू हो जाएगी यहाँ पर गुजरात में, लगभग 1-1.5 महीने के बाद करेंगे, तो उसकी तो बात मैं अगले सेशन में करूंगा। जी। यस आचार्य जी। तो हम्म, आचार्य जी अभी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे आचार्य जी। जी 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 जी। दीपेन जी। संडास जी। गुरु जी, जैसे शक्ति के लिए अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाक है, अल्फा अल्फा है, ये सब है। तो हम्म, हमें मतलब कौन सी लेनी चाहिए वो कैसे पता चलेगा? और अगर हम ये सब साथ में ले और फिर उसके बाद इम्यून अर्क ले, फिर वो पुदीन जीरा भी ले सकते हैं खाने के बाद। तो ये सब साथ में ले तो कोई दिक्कत है, या एक टाइम पे अल्फा अल्फा ही लेनी चाहिए या अश्वगंधा पाक ही लेना चाहिए? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम्म। अब देखिए, पाक और अवले की सीजन तो अभी नहीं है, अभी आएगी। तो पाक तो तभी लेना है जब उसकी सीजन होती है पाक की। रही बात अवले की और इम्यूनर की और अल्फा अल्फा की, वो आप साथ में सब ले सकते हैं, उसका कोई तकलीफ नहीं है मतलब। तो ये आप कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। पाक केवल आप सीजन पर ही ले, मतलब अभी नहीं आएगी, अभी आएगी 1-8 महीने में पाक तो की मतलब सीजन। ठीक है। ओके ओके तारीख समझ जी कर दिया। ऐसा ऐसा अच्छा। आचार्य जी, जी। एक हाँ मेंसेस के लिए आपका हाँ जो है जो कम ब्लीडिंग होता है उसके लिए सॉल्यूशन आप दिए थे, हाँ। लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग का प्लीज आप एक सॉल्यूशन बताने से बहुत माताजियों को हेल्पफुल होगा। अ, ज्यादा। ज्यादा जिसको भी ब्लीडिंग होता है उसके लिए एक तो 2-3 बातें समझ ले। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ब्लीडिंग कम करने से पहले कि ज्यादा ब्लीडिंग होता क्यों है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक तो कहीं पर आपको क्षत है, अर्थात कहीं पर ऐसे अल्सर जैसा है, तो भी ऐसा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पिछली बार मेंसेस कम आया हो, न आया हो, तो भी इस बार ज्यादा आ सकता है। वो रोग नहीं है, वो जो निकलने वाला बाकी था वो निकल गया है। तो वो पहले देखना है कि ये किस कारण से हुआ है। तीसरी बात, आप कोई विशेष प्रकार की एलोपैथिक दवाई या गायनेक रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी पर्सनल कोई मेडिसिन ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चालू है यदि, तो वो दवाई का सेवन यदि चालू है तो भी आपको मेंसेस ज्यादा आ सकता है। तो सबसे पहले ये आप जांच कर ले कि आपका मेंसेस क्यों ज्यादा आ रहा है। ये एक, यदि इसमें से कोई कारण न हो, बराबर है, तो वास्तव में ऐसा कोई आपको लगे कि ये विकृति है, इसमें कोई कारण नहीं है, नहीं पहले कम आया था, नहीं मेरा बंद था, नहीं कोई ऐसा मतलब अच्छा। और आपको खाना, यदि मेंसेस के टाइम पर 3 दिन पर, यदि 3 दिन पर आप नमकीन खाते हो, ज्यादा तीखा खाते हो, नमक वाला पदार्थ खाते हो, तो भी आपको ज्यादा आ सकता है मेंसेस। तो ये खास आप ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा, आप यदि ट्रैवलिंग करते हो ये 3 दिन पर आप ऐसे मतलब गाड़ी में या बस में या ट्रेन में, जहां ऐसा ऐसा होता है
जिसको हम कहते हैं कि मतलब उबड़ खबड़ रास्ते हो जहां पर, और ऐसे ऐसे मतलब व्हीकल में जाना होता है, पूरा शरीर जहां पर हिलता डुलता है, तो वो समय पर भी मेंसेस ज्यादा आता है। तो ये पूरी की पूरी आहार व्यवस्था भी समझ ले, विहार भी समझ ले, ये सब नहीं है ना, ये सब यदि होगा तो दवाई करेंगे तो भी आपका मेंसिस मतलब ज्यादा ही आएगा। उसका कारण है कि वो पोजीशन में जो शरीर रहता है वो पोजीशन में ही उस टाइम रहना चाहिए मेंसिस के टाइम पर। वो एक सेंसिटिव अवस्था है, लेकिन हम लोग खास करके बहनें उसको उस तरह से नहीं लेते हैं। अभी ट्रेक एंड फॉर गारंटेड करते हैं, वो कुछ भी मतलब वो ऐसा मानते हैं कि इसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो रोज बरोज की लाइफ है और ये 3 दिन भी हम ऐसे ही निकाल देंगे मतलब। तो वो 3 दिन का जीवन स्त्रियों के जीवन का बिल्कुल अलग है, और बाकी के मतलब 24, 25 या 27 दिन अलग है। अब हमारी समाज व्यवस्था में ये दोनों को एक कर दिया है, क्योंकि उसको हम मॉडर्नाइजेशन मानते हैं कि भाई मॉडर्न हो गए तो रोज काम करना है, रोज ये करना है। उसका प्रभाव ये होता है कि उसको ज्यादा मेंसेस आना चालू हो जाता है। तो ये तो एक इतने कारण में से आपको कोई कारण है नहीं ना, वो पता करिए। अच्छा, कोई कारण आपको दिखे तो तुरंत उसको बंद करिए। अब आते हैं औषधि की ओर। नहीं, औषधि में क्या ले, इसका उपचार अवश्य करे, नहीं तो आपकी उसकी इफेक्ट हीमोग्लोबिन पर होगी। आपका हीमोग्लोबिन घटता जाएगा, लौह तत्व घटता जाएगा, और रक्तम जीवम इति स्थिति, शरीर में से रक्त कम होगा। तो आगे तो उसके लिए एक निरंजन फल करके एक फल आता है। तो निरंजन फल ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। अगली बार से संस्कृति गुरुकुल में भी अच्छे वाले निरंजन फल, जो भी ऑनलाइन इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, तो निरंजन फल की व्यवस्था हम कराएंगे। एक प्रकार का फल आता है, उसका सेवन करने का शास्त्रों में बताया है। पहले तो निरंजन फल वो सबसे उत्तम औषधि है। पहली बात, निरंजन फल का सेवन करें। इतने इतने फल है, ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो आप मंगवा ले कहीं से भी। अभी हमारे पास नहीं है तो वो साउथ में उगते हैं, तो साउथ में मिल जाएंगे। तो वहां पर जैसे कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां होते हैं, गुजरात में नहीं होते, तो निरंजन फल वहां से आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर मतलब लिखा होता है किस तरह से सेवन करना, वो आप पढ़ लीजिएगा। जहां से भी आप खरीदे वहां पर वो आता है मतलब उपयोग करने का। पहली बात। दूसरा, हमारी औषधियों में एक वाम सेफ बी है। वाम सेफ बी, वामा अर्थात होती है स्त्री, सेफ अर्थात उसको रक्षण, सेफ करना, और बी अर्थात ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो दवाई आती है उसका नाम है वाम सेफ बी। और यदि वो वाइट डिस्चार्ज है तो उसको रोकने के लिए एक दवाई आती है, उसका नाम है वाम सेफ डब्ल्यू। तो ऐसी 2 दवाई है संस्कृति गुरुकुल की, वाम सेफ डब्ल्यू और वाम सेफ बी। यदि वाइट डिस्चार्ज होता हो तो वाम सेफ डब्ल्यू, यदि ब्लड ज्यादा निकल रहा हो तो वाम सेफ बी। ये एक दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है ब्लीडिंग के लिए। तो ये एक आप मतलब ये ब्लीडिंग के लिए ये एक याद रखें। दूसरा, गुलकंद का सेवन करें। तो गुलकंद हमारा आता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं यदि आपको ज्यादा मतलब मेंसिस आता हो तो ये एक 2 दवाई मैंने बताई। एक वाम सेफ बी, उसकी गोली आती है, वो 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। ये एक हो गया। एक आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं दूसरा। तीसरा, पुष्यानुग चूर्ण करके एक चूर्ण आता है, पुष्यानुग चूर्ण। आप लिख लीजिए, बाजार में बहुत जगह पर मिल जाएगा। वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, हम उसको भी नहीं बनाते। अभी लगभग हो सकता है अगले महीने में बनाए। लेकिन पुष्यानुग चूर्ण बहुत अच्छा चूर्ण है। वो चूर्ण का 1-1 चम्मच सुबह और शाम को किसके साथ लेना है?
चावल का जो पानी होता है, आप चावल जो गर्म करते हो और उसके बाद से जो पानी निकाल देते हो गरम 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 गरम, वो पानी को रख देना है और वो पानी के साथ वो चूर्ण को लेना है। चाहे आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो, सालों का व्हाइट डिस्चार्ज नहीं मिटने वाला, वो ये चावल के पानी से मिट गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो ये एक पुष्यानुक चूर्ण है, उसको चावल के पानी के साथ लेना है सुबह में और शाम को। जी हाँ, किसी ने लिखा है कि निरंजन फल का 100% रिजल्ट है, ऐसा भी कमेंट में लिखा है। वो में हमने प्रयोग किया है, तो निरंजन फल का परिणाम आएगा। उसके साथ दवाई भी आप चालू करिए, गुलकंद भी चालू करिए, और उसके साथ साथ ये पुष्यानुक चूर्ण चावल के पानी के साथ चालू करिए। आपके घर पे चावल है, चावल का पानी आप घर पर ही चालू कर दीजिए, तो आपको 20-30% तो घर पर ही फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। तो एक्यूट तुरंत हुआ है, तो क्रोनिक है तो ये सब करे तो आपको फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये करना चाहते हैं कि जो पुराने से पुराने प्रयोग है इस तरह के, जो बहनों के रोग होते हैं, तो उसकी बहुत सारी औषधियां तो घर में ही मौजूद होती है, केवल हमको उसका उपयोग पता नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत महत्व का है ये चावल का पानी। तो उसके ल्यूकोरिया अर्थात जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसमें, और ब्लीडिंग में, मतलब उसमें बहुत काम करता है ये। जी माला जी। जी आचार्य जी नमस्ते। मेरी माँ के लिए 82 इयर्स ओल्ड है, और गैस नीचे नहीं जाती है, लेकिन मल नियमित रूप से चलता है। उन्हें लंबे समय से, लंबे साल से डकार की समस्या है, दुर्गंध भी है, उनका भूख भी अच्छा है। एक आयुर्वेद वैद्य ने मुझे बताया है कि पित्त क्षेत्र में वायु पित्त के लक्षण दिखाएगा, ऐसा बताया था मुझे डॉक्टर ने। क्या इसका मतलब ये है कि अच्छी भूख वास्तव में भूख से ज्यादा है उनका? क्या यही कारण है कि वायु नीचे नहीं बल्कि समझ डकार गया, के मैं रूप समझ में गया, समझ ऊपर गया, जा रही है? ओके समझ इसका गया, ठीक है, पित्त दोषण के ठीक है, वास्तव नहीं समझ गया, समझ पित्त गया, ओके दोष समझ या गया, समझ वात दोष गया, या समझ दोनों के रूप में माना समझ जाना चाहिए? समझ उनका गया हूँ। डायबिटीज पे थोड़ा है। जी जी इसका प्रॉब्लम को कैसा समझ होना चाहिए? एक तो उसको आपको समझ में आ जाए इसके लिए उन्होंने ऐसा बताया था, वास्तव में उसको अजीर्ण कहते हैं। तो लक्षण जो आप जो बता रहे हैं, वो पित्त के कारण जो अजीर्ण होता है, भोजन पचता नहीं, आपको लगता हो ऐसा कि वो पेट साफ हो गया है, लेकिन तो भी उसको वायु का अनुलोमन नहीं होता है, वायु साथ में नहीं निकलता है, तो उसके लिए उसको अजीर्ण होता है। उसका नाम होता है विदग्धाजीर्ण। जो पित्त का अनुबंध जिसमें होता है उसको विदग्धाजीर्ण कहते हैं, और वायु का होता है उसको विष्टब्धाजीर्ण कहते हैं। कफ का होता है तो आमाजीर्ण कहते हैं, और रसी नहीं बनता हो तो उसको रसेशाजीर्ण कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के अजीर्ण का वर्णन है इसमें। डकार आना, ओ और पेट फूला रहना, ये सभी विदग्धाजीर्ण और विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी दवाई है, वो आपकी हींग है, और भोजन के बाद हरड़ का खाना है। तो जैसे ही भोजन हो जाए उसके बाद हरड़ का सेवन चालू कराए, 1-1 चम्मच हरड़। तो हरड़ या तो वायु है, मतलब अभी तो डकार आ रही है, मतलब तो वायु है, तो एरंड के साथ, एरंड तेल के साथ भूंज करके हरड़ को, वो हरड़ को रोज भोजन के बाद देनी है। और हमारा एक सिरप आता है, वो सिरप का नाम है पुदीन जीरा। जो बहनों को प्रेगनेंसी है, बार बार डकार आती है, उल्टी आती है, तो उसके लिए भी ये औषधि बहुत काम की है। हमारे एक मित्र है बहुत अच्छे, डॉक्टर प्रवीण बैरागी, वो है अभी सुन रहे हैं, एंड रेस करे सुन रहे हैं तो शायद।
डॉक्टर प्रवीण बैरागी है, हैंड रेज करे है तो अभी शायद नहीं लग रहे हो। राजेश्वर जी देखिए है वो, डॉक्टर प्रवीण बैरागी है? नहीं है ना? हाँ हाँ आचार्य जी हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने ये केईएम में डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब केईएम से पास आउट है, एमबीबीएस एलोपैथी डॉक्टर है, प्रैक्टिस आयुर्वेद की करते हैं। उन्होंने पुदीन जीरा का उपयोग किया था और कैसा परिणाम मिला था आप बताएंगे प्रवीण जी? मेरी वाइफ जो है ना प्रेग्नेंट थी, तो 2-3 महीने से कुछ खाना ही नहीं जा रहा था उसको, उल्टी बहुत हो रहा था, मरमर होता था और भूख भी नहीं लगती थी। तो जो पकाया जाता था उससे भी उसको उसका बास आता था, तो उससे भी खाना नहीं जाता था। तो हमने बहुत कुछ बाकी का प्रयास किया लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिर मैंने आपसे चर्चा किया तो आपने पुदीन जीरा के बारे में बताया, तो मैंने संस्कृति गुरुकुलम से वो मंगाया पुदीन जीरा। तो उसको जिस दिन मैंने दिया, मतलब आज सुबह दिया, दोपहर को उसको भूख लगना चालू हुआ। तो अभी वो पहले कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब आदत एक 1/4 रोटी खाती थी, लेकिन अभी वो दिन में कम से कम 4-5 रोटी हो जाता है उसका, मतलब 3-4 समय, अलग अलग समय, एक ही समय नहीं लेकिन 3-4 समय में हो जाता है। तो उसको ना मरमर हो रहा है ना उल्टी हो रहा है, और भूख भी बहुत बढ़ रहा है। तो उसके बाद मैंने उस दवा को लेकर बाकी के भी, मतलब नॉन प्रेग्नेंट जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको भी मैंने दिया। उनको भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि वो बार बार वो मांगने के लिए आते हैं कि वो वाला बोतल दे दो, जो नहीं का गैस वाला, उनको नाम नहीं याद रहता लेकिन वो बोलते हैं वो वाला बोतल दो गैस वाला। जी, तो बहन जी ये 4 प्रकार के अजीर्ण में ही काम करता है, तो उस तरह के उसको सेट किया गया है कि चारों प्रकार के अजीर्ण पर वो काम करे। रस्यसाजीर्ण हो, विषुविदग्धाजीर्ण हो, विषुब्धाजीर्ण हो या आमाजीर्ण हो, तो चारों प्रकार के अजीर्ण, किसी भी प्रकार की गैस की या एसिडिटी की समस्या हो तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। जी, आगे का प्रश्न। आचार्य जी कुछ लोग जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका हाँ। समाधान ऑलरेडी हम लोग ग्रुप में हमेशा लिंक भेजते हैं आचार्य जी का पुराना रिकॉर्डिंग्स का। अच्छा। आप सुनिए अभी अल्फा का क्या उपयोग है, और हाँ, भाई मेरे बच्चों का जो है बुखार है बोल के बोल रहे थे, लेकिन हाँ, आचार्य जी का हाँ, बच्चों का हेल्थ के लिए पूरा सेशन है, उसमें घर में जब हाँ, औषधि जो है ये सब इमरजेंसी के लिए औषधि रखने से, आचार्य जी का एक लिंक भी भेजे थे हम लोग। आप हाँ, घर ठीक है। में औषधि रख अ, के क्वेश्चन पूछना बेहतर है, नहीं अ, तो आप बुखार आने के बाद आप ऑर्डर करेंगे, उसके बाद आएगा तो कितना रिस्क देर होगा। लगी, तो इसके लिए ये नहीं नहीं ठीक है। उसमें क्या है कि बालकों को बुखार आ जाए तो हम उसके ऊपर कोई बात नहीं, बालक की ही यदि समस्या हो तो ठीक है अभी तो थोड़े लोग घबरा जाते हैं। मैं बालक का है इसके लिए तो मैं खास बताता हूँ, इमोशन हमारा जुड़ा है उनसे। तो हमने बहुत बार बता दिया है, राजेश्वर जी बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत बार हमने ये चर्चा की है। तो भी आप अभी देख लीजिए, पूरा सेशन देख लीजिए पहले के, जो बाल रोग के ऊपर स्पेशल उन्होंने रखा था। तो भी मैं बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हो तो आयुर्वेद की कुछ रस औषधि आप अवश्य रखें, और कुछ सिरप, जैसे हमारा ज्वर हर करके एक है वो रखे, जैसे कुमार कल्याण रस है ये रखे, जय मंगल रस है ये रखे। ऐसी 3-4 दवाई बालकों के लिए रस औषधि और रखे, क्योंकि जब बुखार बढ़ता है तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए रस औषधि चाहिए ताकि तात्कालिक उसका परिणाम दे। तो ये मेरा इतना ही कहना है। कुमार कल्याण रस, जय मंगल रस नजदीक मिलेगा आपको। तो ये एक, और बाकी के ज्वर हर है वो आप सिरप वगैरह रखिए, हो सकता है तो उसी से हो जाता है। अभी बहुत रहा तो रस औषधि का भी आप उसको दे सकते हैं, जरूरी नहीं है गुरुकुल की ही दवाई दे, ऐसा जरूरी नहीं। दूसरी कंपनी की जय मंगल रस आती है और लेकर रखिए बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए कुछ रस औषधि इमरजेंसी में चाहिए वो आप रख सकते हैं घर पर। जी, आगे का प्रश्न राजेश्वर जी, बराबर है ना? हाँ ये आचार्य जी, लेकिन आप कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ दवा घर में रख के रख क्वेश्चन के। पूछने से जी, जी, बेहतर है, और पुराना वीडियोस भी आप सुनिए और मैक्सिमम लोगों को ये जी, फॉरवर्ड भी अ, कीजिए, तो ये जी, विनती है। जी, भगत जी। आगे। नमस्कार गुरुजी। हम्म। मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने अभी बताया कि विचारों का बहुत प्रभाव होता है और सद्वृत्ति के बारे में भी बताया,
तो ऐसा भी कुछ है कि पिछले मतलब 3 सालों से मैं सब कुछ अच्छे से फॉलो करता हूँ, दिनचर्या भी सब कुछ। और ऐसा है विचारों में भी सब सत्वावजयी और युक्ति उपास्य चिकित्सा भी सब कुछ करके देखा और श्रद्धा कम नहीं हुई है, आयुर्वेद में जितनी थी बढ़ी ही है। तो जी ये क्या ऐसा भी है कुछ कि भगवान का भी परीक्षा लेता है, क्योंकि कई 3 साल से कुछ ऐसे रोग है जो अभी तक मेरे को मतलब कुछ राहत नहीं मिली, मतलब थोड़ा बढ़ा है, लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है कुछ। देखिए, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं कि जिसमें जो कुछ समय मांग लेते हैं। कर्मज व्याधि जिसको कहते हैं, तो कर्मज व्याधि का प्रकरण आपने पढ़ा हो यदि, तो कर्मज व्याधि में बहुत सारी व्याधियां ऐसी है जो कुछ समय की मांग लेते हैं। वो समय तक हमको पेशेंस रखकर वो उपचार करना चालू रखना होता है। लोग क्या करते हैं, 6 महीने दवाई लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। तो वो जो शरीर एक रिदम में बनने के लिए तैयार हो गया, वो वापस वहां पर टूट जाती है। इससे तो अच्छा नहीं होता है, छोड़ दो। लेकिन ये एक रिदम यदि शरीर ने पकड़ ली, तो फिर वो अपने आप पर क्रिया चालू कर देता है। वो कौन कब करेगा, वो जानना मुश्किल होता है। लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाती है औषधि। हमको लगता है कि हमने औषधि ली तो वो व्यर्थ जाई। मैं मेरी बात करके पूरा करता हूँ। मेरा ऐसा अनुभव था, जैसे मैं बचपन में मतलब गांव में रहते थे, तो नदी में नहाने जाते थे। अपथ्य होता था बहुत ही, ठंड में नहाना वो शौक था। मतलब गांव में रहते थे तो बच्चे ठंड में नदी पर नहाते थे, और ऐसे बहुत सारे अपथ्य होते हैं। तो ऐसे अपथ्यों के कारण मतलब सर्दी, नाक से सर्दी बहना वो होता था एकदम। आप ऐसा मानो कि जो बहुत सारी दवाई भी ली थी और सर्दी मिटती नहीं थी मतलब। और इसका ऐसा निदान हुआ था मेरे बचपन में कि ऐसा जो मेरा ये पर्दा है वो थोड़ा ऐसा है, तो उसके कारण ये जीवन भर रहेगी। या तो ऑपरेशन होगा या जीवन भर रहेगी, ये दो विकल्प थे। क्योंकि सर्दी हमेशा रहती थी, ठंड आए, कुछ आ जाए, कुछ लग जाए, डस्ट आ जाए, तो वो तुरंत सर्दी हो जाती थी। और सर्दी हो जाने के बाद 5-7 दिन चलती थी वो नियमित रूप से, और 12 महीना चलती थी वो। 12 महीना सर्दी रहती थी। गुरुजी के पास जब मैं गया पढ़ने के लिए, तो गुरुजी ने बताया कि ये 3 दवाई है, लगातार एक भी दिन को ब्रेक किए बिना। प्रहरी 64 प्रहरी पीपर आती है, जो उसको 64 प्रहर कोट कर बनाया जाता है। 3 साल तक एक भी दिन को छोड़ना नहीं है, और 3 साल तक कंटिन्यू लेना है। तो वो दवाई की डेट लिख दी बराबर। और कहीं पर भी हो, कुछ भी हो। और हाँ, एक किया कि कभी ऐसा छूट जाए तो भोजन नहीं करना है वो जब तक दवाई नहीं है। तो दवाई को जैसे उस तरह से ली तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2 साल और करीब करीब लगभग 18 या लगभग उतना महीने में वो कम हो गई। वो लगभग 2 या 2.5 साल के आसपास, मतलब वो पूरी की पूरी सर्दी एकदम चली गई। कितना भी ठंडी हो, भी पहले थोड़ा ठंडी में नाक बहना चालू हो जाता था, अब कितनी भी ठंडी हो। ये बात अलग है कि ठंडी ज्यादा लगती है मुझे प्रकृति के हिसाब से, लेकिन उसके कारण कोई तकलीफ नहीं होती है। कभी सर्दी नहीं होती है, मतलब कभी कफ आ गया तो बहुत कम बनता है। तो इसका कारण मैंने ऐसा निवारण देखा कि वो जो उसको प्रकृति बदलने के लिए जो औषधि टाइम लेती है, वो टाइम देना पड़ता है। वो टाइम शरीर की पूरी रिदम बदलती है, उसके अंतस्राव बदलते हैं, उसकी पूरी कार्य करने की पूरी बदलती है। आपको एक पूरी कंपनी को बदलना हो, उतनी बड़ी यहाँ पर सिस्टम चेंज होती है। मतलब किस तरह से आपको करना पड़ता है, नीचे के कर्मचारी को, उसकी आदतों को, अच्छा है उसको लेना, ये वो कितना करना पड़ता है। और लोगों को ये एलोपैथी से आदत लग गई है कि आज दवाई ली ना, 3 दिन में ठीक हो गया तो हो गया, बाकी चौथे दिन नहीं तो हम दवाई को छोड़ देते हैं। तो पेशेंस नहीं रखते हैं कि ये शरीर को कार्य करने देते हैं, हम लेते जाएंगे तो वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी, वो अपना कार्य कर रही है औषधि। मुझे ऐसा लगता है कि औषधि कार्य कर रही है, उसको आप कार्य करने दीजिए। तो कर्मज व्याधि में भी औषधियों का काम करने का रोल होता है।
उसको वो पूरा करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, और धीरे धीरे उसके साथ आप देव व्यपाश्रय चिकित्सा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, कुछ जो बताया है वो आप शुरू करिए। और अगली बार राजेश्वर जी आप बता दीजिए कब आगे हम सेशन लेंगे। तो और इनको मैं बताता हूँ कि आप गूगल फॉर्म भरकर ये प्रश्न पूछिए, ताकि मैं आपको देव व्यपाश्रय चिकित्सा बता सकूं, कुछ मंत्र वगैरह बता सकूं इसके लिए। जी ओके आचार्य जी, 10 बज गए। जी ज्यादा लंबा होने से नहीं देख रहे ज्यादा लोग, जी। तो 1 तो घंटे के सेशन करेंगे। ठीक है, मैं और इनको ये अभी का सेशन अगला आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। ठीक है, नेक्स्ट तो एक आध मंडे नेक्स्ट लगभग मंडे है। ये पक्का है 2 दिन। मंडे का मैं बाहर नहीं हूं तो बताऊंगा, बाकी मंडे हर बार तो मंडे है, इस बार मैं हूं तो मैं संडे को ही बता दूंगा। और बाकी का जो आपको फॉर्म भर के भेजना है वो फॉर्म मैं आपको भेज देता हूं, सबको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। 1-2 हफ्ते में ही रेगुलर कर देंगे 3 क्लास, बराबर ना? यस आचार्य जी। ठीक है। और एक आप ऐसा रखने वाले थे कि प्रोडक्ट के बारे में, तो वो आप रख सकते हैं कभी भी, मतलब। यस आचार्य जी, अभी जो है सबके लिए टारगेट दिया था, अभी 100 लोग भी नहीं जुड़ रहे थे, जी तो एक्चुअली आज ज्यादा लोग जुड़ने से कल ही करेंगे बोल के मैं वो सोच रहा था, किया था, लेकिन लेकिन लोगों बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा। बाद में करेंगे। तो बट ठीक। लोगों में भी ये भावना आना है कि हम लोग भी कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा। जी ये सिर्फ गुरु भक्ति दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, और भगवान चाहे तो ज्यादा घर घर तक आयुर्वेद पहुंचेगा, भारत स्वस्थ बनेगा। लेकिन सब जी लोग एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे। तो कल कल नहीं, अभी हम लोग मिल रहे हैं मंडे, ये संस्कृत ठीक सेशन पे मंडे ठीक मिल है, रहे ठीक है। हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।